तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाद का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपने शो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे नाजरीन अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन शो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात कर दूं। एज अ डॉक्टर हमारे क्लिनिक में आजकल दोबारा से फ्लू के पेशेंट्स बढ़ गए। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको कोरोना ही हो गया या कोई और मसला है। मौसम की तब्दीली की वजह से मौसम ज़रा डॉजी सा हो गया है, कभी गर्मी है और कभी सर्दी है। तो एक डॉक्टर की हैसियत से मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जनाब अपना ख्याल करें, ठंडे पानी से गुरेज करें और रात को कोई चादर ओढ़ के सोएं, क्योंकि रात की ठंड की वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग में फ्लू रह सकता है। और हमेशा की तरह डॉक्टर वजाद का मैसेज ये कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो जनाब ये तो हो गया मैसेज। अब हम बात करेंगे अपने शो के हवाले से। बच्चे, हर मुल्क के बच्चे जो होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं और आने वाले टाइम में अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन बच्चे अगर ताकतवर ही ना हो, उनका दिमाग और जिस्म ताकतवर ना हो, तो वो कभी भी अच्छी थॉट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दिखने में भी वो कमज़ोर रह जाते हैं और दिमागी तौर पे भी वो क्रिएटिविटी वो नहीं आ पाती जो बच्चों में आनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं या किसी स्पोर्ट्स में डालें या शेफ़ बनाएं, बहुत सारी फील्ड हैं। हमारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को यहाँ तक लेके जाएं। तो याद रखें कि सेहतमंद दिमाग का बच्चा, सेहतमंद जिस्म का बच्चा ही रेस में पहले नंबर पे आता है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। जब सेहत की बात आती है तो बात आती है कि उनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं और क्या उनकी एक्टिविटीज़ हों। इसीलिए आज हमारे पास जो दो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात करेंगे कि बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं और उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से बड़ा करें। साथ साथ एक बीमारी होती है जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में आती है, जिसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अमूमन ये वर्ड लोगों के लिए तो नया है लेकिन देखा बहुत जाता है। डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं हमारे माशरे में नज़र आते हैं और उन फैमिलीज़ को ये नहीं पता होता कि अगर हमारे घर में कोई डाउन सिंड्रोम का बच्चा तो करना क्या है। तो इंट्रो ज़्यादा लंबा मैंने कर दिया है, अगर मैं सारा भी बता दूंगा तो शो पे क्या रहेगा। तो आप यहीं रहें, छोटे से ब्रेक के बाद हम सारी बातों का दोबारा से आगाज़ करेंगे। जनाब अमूमन हमारी फ़िक्र होती है बच्चे में कि बच्चा सेहतमंद हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या ठीक है? अगर बच्चा मोटा सा हो, गोबलू सा हो तो वो सेहतमंद होता है? जी नहीं। एक डॉक्टर की नज़र में बच्चे मोटा हो जाना ही सिर्फ सेहतमंदी की अलामत नहीं होती, बल्कि बच्चे के अंदर होना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो आपको ताकत देता है और फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपके मसल मास, आपके अंदर जो ताकत है वो नज़र आती है। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी जो फेवरेट गेस्ट हैं, जिनका नाम है हिना अनीस। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। नहीं, इट्स माय प्लेजर कि आप आई और हमने टाइम दिया। अच्छा, जब भी बच्चों के हवाले से बात होती है और डाइट के हवाले से तो हमें आपकी याद आती है, क्योंकि आप बहुत ही धीमे तरीके से प्यार से बच्चों की माओं को समझाती हैं कि करना क्या है। और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक भी आता है लोगों का कि हिना को बुलाएं, उनकी जो बातें हैं वो बड़ी घरेलू टाइप की इजी जो कुकिंग है वो आप बता रही होती है। बिल्कुल। बच्चों की सेहत को एनालाइज करने के लिए 5 जो तरीके हैं उसको माओं को ज़रा सा नोट डाउन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले माएँ ये देखें मोटा या पतला बच्चा, इस तरीके से बच्चों की सेहत को एनालाइज ना करें। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ये देखें कि बच्चा कितनी वाफिर मिकदार में, यानी कितनी फ्रीक्वेंटली वो बीमार पड़ रहा है, यानी इसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट नंबर 1 ऐसे नोटिस करें। पॉइंट नंबर 2 कि बच्चे की जो वो कहते हैं ना कि उसकी मसल पावर कितनी ज़्यादा है, यानी वो कितना जल्दी थक जाता है। पॉइंट नंबर 2 ऐसे देखें। पॉइंट नंबर 3 कि उसका विजन कितना ज़्यादा अच्छा है, क्या उसको देखने में कोई दिक्कत आती है। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या उसके जॉइंट में कहीं दर्द होता है, क्या बच्चा बार बार हड्डियों में दर्द की शिकायत महसूस करता है। अमूमन ये बच्चे रात को रोते हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ठीक इस तरह। पॉइंट नंबर 5 क्या बच्चे का निज़ाम हज़म बेहतर है, क्या उसको पेट में कीड़े या कब्ज़ की या लूज मोशन की कोई शिकायत है। ये 5 पॉइंटर्स हर माँ अपने जहन में या बच्चों को नज़र में रखें। इस 5 पॉइंटर्स को, फिर बच्चे की सेहत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
क्या बात है, 5-6 पॉइंट्स आपको बताए और एक पॉइंट मेरे पास भी है। कि जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट जो है ये जनाब है इस सेगमेंट ब्रॉट टू यू बाय यूएस सोए, जो कि प्रोटीन के लिए हमें बताता है कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। एग और चिकन, जहाँ पे प्रोटीन की बात आती है वहाँ एग और चिकन का नाम सबसे पहले आता है। थोड़ा सा ये भी डिफ़ाइन कर ही दें आप। ये एग और चिकन सबसे, मैं इस वक्त भी कहूँगी कि चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन के लिए हमारे मुल्क में, क्योंकि एक अंडे की कीमत तकरीबन 15 से 20 रुपए के दरमियान हर जगह मिल जाती है, डिपेंड करता है एरिया वाइज ना। तो अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट में 2 अदद अंडे अगर कोई भी माँ अपने बच्चों को बनाकर दे देती है किसी भी फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ पैनकेक, इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेंच टोस्ट, सिंपल ऑमलेट की फॉर्म में दे दें, सनी फ्राइड एग की फॉर्म में दे दें, तो वो बच्चों के लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आ जाएगा, जो कि इतना महंगा भी नहीं होता अगर आप देखें तो। तकरीबन 10 से 12 ग्राम प्रोटीन उनको मिल जाएगा इसमें, अच्छा, जिसमें और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी मिला देंगी ना। और इसके साथ साथ कुछ, अगर इसके साथ साथ चिकन उनको दोपहर में लंच में दे दें, उनके स्कूल के टिफिन बॉक्सेस में बना के। क्या चीज़ दे सकते हैं आइडियली? बहुत आसानी से एग और चिकन को ही आप घुमा फिरा के दे सकते हैं। बहुत आसानी से चिकन के नगेट्स बना दें होममेड। कोई 2 तरीके तो बताएं हमारे बच्चों को ब्रेकफास्ट में एग एंड चिकन देने के। बहुत आसानी से आपने ऑमलेट्स के अंदर चिकन को श्रेड करके बॉईल करके उसके अंदर बना दिया, मिक्स वेजिटेबल चलें, छोड़े बच्चे नहीं खाते, आपने चिकन को ही बॉईल करके पोटैटो के साथ उसके कटलेट्स बना दिए, राइट, उसके पैटी बना के उसके बर्गर बना के दे दिए, तो उसमें चिकन की मिकदार भी ज़्यादा आ गई। बाहर के बने हुए चिकन में तो आपको पता है कि चिकन कम होगी और आलू या दूसरी किस्म की चीज़ें ज़्यादा होंगी। घर में तो माँ बनाएगी तो बड़ा अच्छा किस्म का, वो कहते हैं ना कि माँ का बना हुआ प्यार वाला खाना होता है। तो माँ का बना हुआ प्यार वाला खाना, उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है, मसल पावर्स भी ज़्यादा। बॉइल्ड एग और जो फ्राइड और हाफ फ्राई, ये तीनों कॉम्बिनेशन के साथ हम दे सकते हैं टाइम बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा देखें, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ी तो हमारे कॉलेज में हमें ये पढ़ाया जाता था कि अंडा उबालने के भी एक टाइमिंग्स होते हैं, वरना उनके न्यूट्रिशन कम होते जाते हैं। हमारे यहाँ मदर्स को मैं ये कहूँगी कि 8 to 10 मिनट्स में एक अंडा प्रॉपरली बॉईल हो जाता है, तो आपको उसके टाइमिंग्स भी देखने पड़ते हैं ना। 10 मिनट से ज़्यादा अगर आपने अंडा बॉईल कर लिया तो उसके न्यूट्रिशन जल जाएंगे, तो आपको ये भी ख्याल रखना है तो कि 10 मिनट के बाद अंडे में कुछ नहीं बचता। नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं बचता, लेकिन न्यूट्रिशन जलते जाते हैं। आपने उसका भी ख्याल रखना है कि उसको प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो आपने अंडे को फ्राई कर लेना है तो उसको भी तरीके से फ्राई करना है, जला नहीं देना और तरीके से चीज़ों को पकाना है। लेकिन अभी हमारा भी शो बाकी है, आप लोग यहीं पे रुके। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आके ये बताएंगे कि अगर किसी बच्चे में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो तो क्या किया जाए। स्टे विद अस। ना प्रोटीन बेहतरीन, ब्रॉट टू यू बाय यूएस सोए। पाकिस्तान के बच्चों को प्रोटीन दें, एग्स दें और उनको ताकतवर बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स और बॉक्सर्स बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन पढ़ाई के लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपकी ब्रेन पावर के लिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस तरह हमारी बॉडी एक कार है, पूरी एक गाड़ी की तरह एक डिज़ाइन हुई हुई है बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हम छोड़ देते हैं कि भाई हम मोटे हो जाएंगे, और अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर एक फ्यूल है तो प्रोटीन इंजन है, बॉडी में प्रोटीन इंजन का काम करता है। तो इसी तरह प्रोटीन हमें तीनों, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों में हमें प्रोटीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सालन का शोरबा रोटी के साथ खाया जाता है। प्रोटीन बच्चे भी छोड़ देते हैं, नहीं बोटी नहीं खानी, चिकन नहीं खाना। और दोबारा से कहूँगी माजरत के साथ कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कुजीन को इतनी बेदर्दी से पकाया जाता है कि वो पका के उस प्रोटीन के जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। अब ये बात सही तरीके से पकाएं ना। सही तरीके से पकाने के लिए हम कोई अच्छी शेफ़ बुलाएंगे, बताएंगे कैसे पकाया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है ना कि खाना पकाने का जो टेम्परेचर है उसी पर डिपेंड करता है कि क्या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। बिल्कुल। अब प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर किसी बच्चे में है तो किस किस नाम से आप उसको पुकार सकते हैं, कैसा नजर आएगा वो? देखें, वो बच्चा सबसे पहले उसकी मेंटल परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाएगी, उसकी आई साइट भी वीक होंगी, वो फिजिकली एक्टिव भी नहीं होगा, उसमें मसल डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसकी मसल पावर कम हो जाएगी। आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं उसकी हमारी बॉडी के हर सेल में रिक्वायरमेंट होती है।
इनफैक्ट हमारे ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में प्रोटीन कर रहे होते हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, हमारी पूरी बॉडी में फटीग आएगी, बच्चा लिथार्जी होगा, बच्चे में इम्यूनिटी कम होगी। तो जो आजकल कोविड है, अगर आपको कोविड से फाइट करना है तो आपको प्रोटीन इनरिच फूड का इस्तेमाल करना है। तो प्रोटीन के आप इनफैक्ट आप जो आपने सप्लीमेंट का नाम लिया, सप्लीमेंट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा वाकई डेफिशिएंट है तो आप सप्लीमेंट्स दें बच्चों को। इसके साथ साथ यस चिकन है। ब्रोकली के बारे में कहते हैं कि इसमें प्रोटीन काफ़ी होती है। इनफैक्ट के मैं खुद जिम जाता हूँ तो जिम के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो हमें भी प्रोटीन दे रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से, तो उसमें वो ब्रोकली का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल तो इज दैट ट्रू? बच्चों के लिए भी ये फायदियत है? बिल्कुल है। देखिए बच्चों को तो आप उनके बचपन से ही वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि जो वेगन प्रोटीन है वो सेफेस्ट प्रोटीन है। क्योंकि एनिमल प्रोटीन का भी जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। मेटाबोलाइज उसको करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है किसी को ना। तो वेगन प्रोटीन इज़ द सेफेस्ट प्रोटीन, तो आप उसको ज़्यादा यूज़ करें। ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें पता है कि हिना मदर भी हैं और बड़ी चलाक मदर हैं, अपने बच्चों को पटा पुटू के दे देती हैं खाना। तो मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह से आप मदर भी हैं, काम भी इतना करती हो, सब्ज़ी को किस तरह बच्चों को पटा के देती हैं आप? मैं सब्जियों को फ्रूट्स में मिक्स करके उनका जूस बना के देती हूँ। माशाल्लाह, तो उनको पता भी नहीं चलता होगा? नहीं पता चलता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ब्रोकली का भी जूस बनाया है घर पे। ओके। ब्रोकली ली, क्यूकम्बर लिया, एप्पल लिया और इसके साथ ऑरेंज लिया, सबको कोल्ड प्रेस मशीन में इसको जूस किया और अच्छे से ग्लास में आइस क्यूब्स डाल के दे दिया। घर में खुद भी पिया, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको पिलाया। सबको पिला दिया, मतलब बच्चों के साथ हस्बैंड को भी दे दिया। देखिए हस्बैंड को भी एक नज़र में रखती हूँ। वैसे ये बात सही है कि बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हमेशा माँ बाप को होना चाहिए। अगर माँ बाप बच्चे से एक कदम आगे चलते रहेंगे तो मजाल नहीं है बच्चों की कि वो खाने पीने में नखरे करें। एक बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे पता है कि एक चीज़ होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थेरेपी। अगर आप बच्चों को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थेरेपी के तौर पे रखें, जैसे कि कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो आप उसके मतलब की चीज़ उसको दें इनाम में, और अगर बच्चा कोई बुरा काम करता है तो आप उसकी अच्छी चीज़ ले लें। इससे बच्चे के रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं कि मैंने अच्छा काम करना है। तो सब्ज़ी और गोश्त खिलाने के अमल को भी आप इसमें अगर डालें तो मुझे यकीन है कि बच्चे जो हैं आपकी आदतों के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बच्चों की जो प्रोटीन का ताल्लुक है हाइट से भी है या ये टोटली सिर्फ जेनेटिक है? नहीं, हाइट से भी है। देखें जेनेटिक हमारी मॉडिफिकेशन तो होती है, 70% हमारी मॉडिफिकेशन जेनेटिकली हो जाती है, लेकिन 30% हमारी मॉडिफिकेशन जो हमारी डेली रूटीन, हमारी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, हमारी न्यूट्रिशन जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो डेली होती रहती है। सही, वो हमारा पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब हमारे जो घर के खास तौर पर मदर्स होती हैं वो चाहती हैं हमारा बच्चा खूबसूरत नज़र आए, बिल्कुल हेल्दी हो, लंबा चौड़ा हो। तो उसमें सिर्फ जीन का अमल दखल नहीं है बल्कि रेगुलर जो खाना है, सप्लीमेंट का होना न्यूट्रिशन का बहुत अमल है। पानी अच्छा देना, जूसेस, सब्जी, और हम खुद हमारी अब बात से बात निकली है कि मदर्स खुद ये अज्यूम कर लेती है मेरा बच्चा ये नहीं खाता। दैट इज टोटली रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। हमें इसको अज्यूम नहीं करना है, हमने अज्यूम यही करना है कि हमें इसको खिलाना है। जब आप खुद ही ये चीज़ को एक पैराडाइम बना लेंगे कि मेरा बच्चा तो सब्जी खाता ही नहीं है, तो फिर उसे कभी भी नहीं खानी। हैबिट्स आपकी अपनी घर में फॉर्म होती हैं। बिल्कुल, हैबिट्स हमें बनानी पड़ेंगी और एक ये ट्रांसफॉर्मेशन का अमल होता है जो बच्चों के साथ माँ बाप को करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा जी, अब और सवाल ये है कि अगर किसी को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो तो कोई टेस्ट है या दिखने में ही सिर्फ नज़र आ रहा हो? दिखने में ही आपको नज़र आ रहा होता है। इनफैक्ट बच्चों में आप ये देखें, बच्चों में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों में सबसे पहले वो फटीक होंगे, दूसरा बच्चों में एडिमा हो जाएगा, लेग्स पे उनकी स्वेलिंग होगी और उनकी बेली पॉट बेली बन जाएगी। सही। उस बच्चों को आप लेके जाएंगे, लेबॉर्ट्रीज लेके जाएंगे, आप अपने फिजिशियन के पास लेके जाएंगे और फिर उनके पर्टिकुलर टेस्ट होंगे। राइट, मतलब क्लिनिकल कंडीशन पहले क्लिनिकल कंडीशन नज़र आ रही होगी, उनकी फटीक बहुत होगी, उनका मसल लॉस हो रहा होगा और उनके पैर बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहे होंगे और पेट इतना बिल्कुल पॉट की तरह सूज जाएगा, तो वो सिवियर डेफिशिएंसी होगी। अदरवाइज जो माइनर डेफिशिएंसी होगी उसमें जो थकन हो रही होगी और बच्चे लेथार्जी हो रही होंगी तो वो आप घर में डील कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन ले लिया आपने, एग्स ले लिए, चिकन ले ली, वाफिर मिकदार में बॉडी को आपने नरिश कर लिया।
सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, इसके साथ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। एक किस्म का एक ऊपर से तड़का मारने के लिए ज़रूरी है बॉडी के लिए। बच्चों के लिए 5 साल 8 साल के छोटे बच्चों के लिए एक्सरसाइज क्या रिकमेंड करती हो आप? देखें, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है वॉक, जो कि मदर को, फादर को और बच्चों को सबको करनी चाहिए। ये एक फैमिली, कहते हैं कि फैमिली टाइम होता है, ये आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए। कल्चर होता है, ये घर से शुरू करना चाहिए। दूसरी आदत होती है कि आपने अच्छे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तो बच्चों को दिए, जिसमें प्रोटीन का होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स, इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक प्रॉपर डाइटरी अलाउंस है जो कि आपको एक कंप्लीट नरिशमेंट देता है ना, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ को सपोर्ट करती है। फिर आप एक कंप्लीट बॉडी, अच्छी एक न्यूट्रिटिव बॉडी की आप एक सप्लाई आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करना होता है। आपको मिलता है। बच्चे की हेल्थ का सिस्टम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जिसमें महीनों लगते हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कुछ नहीं होता, ये तो इंडक्शन पीरियड होता है ना। कोई मैसेज हमारे नाज़रीन के लिए कैमरे में देख के प्लीज़ आप क्या बोलना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसा है, आपके बच्चे की हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी अपनी हेल्थ है। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और अपनी बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखें। आपकी फैमिली है वो आपकी अपनी फैमिली का रिफ्लेक्शन, आपकी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। जनाब, आजकल के बच्चे तो बहुत ज़हीन हो गए, वो चाहते हैं कि हमारे माँ बाप भी स्मार्ट रहें, दिखने में वो हशाश बशाश रहें, खूबसूरत रहें, खुश मिजाज रहें। और जब माँ बाप इतने अच्छा वाइब्स क्रिएट करते हैं तो बच्चों के ऊपर वो प्रेशर भी बनता है और बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमारा आज ये था प्रोटीन के हवाले से छोटा सा सेगमेंट। अब हम बात करेंगे ब्रेक के बाद डाउन सिंड्रोम के लिए। जो बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है या जिन फैमिलीज़ में डाउन सिंड्रोम पाया जाता है अनफॉर्चुनेटली, उनको करना क्या चाहिए, इस बीमारी का क्या तर्ज है। स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट। तो जनाब, इससे पहले बात हुई प्रोटीन की बच्चों के हवाले से, और हम बात करने जाएंगे डाउन सिंड्रोम की अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। अमूमन देखा गया है कि अगर किसी को जिस्मानी अपाहिजगी होती है या कोई इसको ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से चलने से कासिर है, तो हम उसकी बड़ी मदद भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे नफ्सियाती या कोई पैदाइशी नुक्स का शिकार होते हैं, ख़ासतौर पे हमारे बच्चे, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। हमें लगता है कि शुरू से क्या ये ठीक बिल्कुल नहीं हो सकते, या हमें ये नहीं पता होता कि कितने ठीक हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के हवाले से, जो कि एक ऐसा पैदाइशी बीमारी है और अमूमन हमारे बच्चे इसका शिकार होते हैं और फैमिलीज़ को पता नहीं होता कि हम क्या करें। वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो फिर वो सबसे मशवरे लेते रहते हैं माँ बाप, और जितने मशवरे उनके अंदर दिमाग में जा रहे होते हैं उतने ही उनका दिमाग गलत नॉलेज का शिकार हो जाता है। तो आज हमने इसी वजह से अपने साथ बिठाया है नादिया आशिक को, जो कि हेड ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, और उसके साथ साथ है असली बेगम, जो कि मन्नात, बहुत ही जो प्यारा सा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, बच्ची बैठी हुई है, मन्नात नाम है इसका, खूबसूरत नाम उनकी वालदा है। सबसे पहले हम बात करेंगे नादिया आशिक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इतने नाजुक टॉपिक के ऊपर जिसमें हमारे माँ बाप शुरू से ही परेशान हो जाते हैं, आज हम इनसे ऑथेंटिक बातें पूछेंगे कि होता क्या है। साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये ज़्यादा तो तंग नहीं करती आपको? नहीं, इसके तंग भी हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत खूबसूरत बच्ची है माशाल्लाह से। क्योंकि हम जानते हैं कि अक्टूबर जो है वो डाउन सिंड्रोम के एक किस्म का बात करने का मंथ है, एक एरा है जिसमें हम डाउन सिंड्रोम पे बात करते हैं। तो हमने सोचा कि हम बात करेंगे और डाउन सिंड्रोम के ऊपर। मुझे आप ये बताइएगा नादिया आशिक कि वैसे तो डाउन सिंड्रोम के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, सुनी हुई भी बहुत है, ऑथेंटिक क्या चीज़ है, व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम एक्चुअली? एक्चुअली डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जी, लेकिन बेसिकली से जिस तरह हमारे कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, इनके क्रोमोसोम जो 21 नंबर का क्रोमोसोम्स है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उसके अंदर होता है। अगर ये कोई इशू अगर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए तो उसको फिर हम मेडिकल टर्म्स में उसको एक नाम दिया जाता है डाउन सिंड्रोम।
तो डाउन सिंड्रोम के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है कि ये बिल्कुल ही हमारी वर्ल्ड से एक डिफरेंट एंटाइटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। इसके अंदर आपको सिर्फ ये मिलता है कि जब बच्चा ये पैदा होता है या तो उसके अंदर कुछ बाय बर्थ हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर, वो भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर हमारे जिसमें आम ज़बान में हम उसे दिल में सुराख कहते हैं, तो इन बच्चों में तकरीबन मोस्टली बच्चों में हमने देखा गया है कि वो इस डिफेक्ट के साथ पैदा हो जाते हैं। उसके बाद जो मेन जिनसे बहुत चैलेंजिंग होता है इसके अंदर वो ये है कि इनकी लो टोन होती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी की कितने भी माइलस्टोन है वो थोड़े से डिले अचीव करेंगे। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन का अमल रह सकता है या डिले माइलस्टोन की वजह से बच्चा पीछे रह सकता है। पीछे रह सकता है एंड टाइम विल डिसाइड कि वो इंटेलेक्चुअली कितना आगे है या कितना पीछे। यू नेवर से ऑन अ डे वन। एग्जैक्टली। अब डे वन पे कुछ नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा, ये टाइम विल से। हमने बहुत सारे बच्चे आज देखें, आप लोग भी देखते होंगे इंटरनेट मीडिया, कि ये बच्चे तो अब तो बहुत आगे चले इंटेलेक्चुअली, दे आर वेरी गुड। वी हैव अ टीचर्स इन KDSP जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इट्स मीन दे आर इंटेलेक्चुअली परफेक्टली फाइन। सो यू कांट टैग इट कि ये इंटेलेक्चुअली ही डिफेक्ट होगा या फिजिकल भी होगा व्हाटसोएवर। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हम फिजिकली उसे देख रहे होते हैं, वो अपना हाथ पाँव चलाए, कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है, सर संभाल रहा है, रिफ्लेक्सेस उसके देख लेते हैं मेडिकली कि वो ठीक हैं। तो उसके अंदर जो हम फाइट करते हैं, हम हाइपोटोनिया से फाइट करते हैं। कि हाइपोटोनिया मीन्स कि लो टोन ढीला बच्चा, उसके साथ हम सारी स्टोरी हमारी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो नज़र आ रहा है बस वही हम जज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार है तो पहली नज़र क्या पड़ती है उसके ऊपर कि हमें पता चलता है या डॉक्टर्स को पता चलता है कि इसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है? हाँ ठीक, उसके अंदर हमें ये सबसे पहले जिस तरह आपको मैंने बताया, जब आप उसके हार्ट साउंड्स चेक करते हैं वहाँ से, और ख़ास इनके कोई फीचर्स होते हैं, इनके फीचर से आप आइडेंटिफाई, डॉक्टर विद इन वन गो में वो देखते हैं, और इवन जो लोग भी देखते हैं उसे पता चल जाता है ये DS का बच्चा है। लेकिन इसकी फाइंडिंग प्रॉपर डायग्नोसिस से होती है। आप ऐसे नहीं, आपने सिर्फ क्लिनिकली बच्चे को देखे, बच्चे की आइज़ देखी, बच्चे की नेज़ल डिप्रेस देखी, बच्चे की क्रीजेस देखें कि एक सिंगल क्रीज आ रही है तो ये DS है, ऐसा सिर्फ क्लिनिकली देखा जाता है। एक किस्म का एक क्लिनिकल आप एक लीड ले सकते हैं इससे, देन यू चेक इट डाउन कि आप डिग डाउन करें, आप उसको क्रोमोसोमल टेस्टिंग करवाएं, उसका देखें, उसके हार्ट के साउंड्स देखें। माइट बी मोस्ट ऑफ द टाइम कि हार्ट बिल्कुल इतना फाइन, आपकी हार्ट के अंदर एक होल होता है कि उसके अंदर आपको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं होती, जस्ट वेट एंड वॉच और वैसे ही क्योर हो जाता है वो सारी चीज़ें। ओके, अच्छी बात की कि इतना ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया तो बस वो ज़िंदगी का ख़त्म ही हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने यहाँ पे नादिया मैडम की इंट्रोडक्शन में पढ़ा KDSP। मैं ये जानना चाहता हूँ लोगों के लिए और अपने लिए KDSP क्या है? जी, KDSP एक्चुअली कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम है हमारा। ये इसके अंदर एक्चुअली अगर एक ही गो में अगर मैं KDSP को एक्सप्लेन कर सकूँ कि व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं इस कराची में बैठकर, क्या हमारे गोल्स, क्या हमारे मिशन, हमारे टारगेट क्या है, हम कहाँ चीज़ें देख रहे हैं। तो अगर एक बिल्कुल सिंपल टर्म्स के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ कश्ती, तो दिस इज़ डिफाइन द KDSP। कश्ती के अगर कश्ती इज़ अगर अल्फ़ाबेटिकली मैं इसको लेकर चलूँ तो कश्ती से हम ये कहते हैं ख़ानदानी सहारा, वी आर गिविंग द सहारा। और सेकंड KDSP क्या करना है, अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉन इन पाकिस्तान, हर जगह फेसबुक मीडिया कि व्हाट इज़ अ डाउन सिंड्रोम, तो उसकी अवेयरनेस के लिए। और इसके बाद हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कि जैसे ही बच्चा अगर पैदा होता है और उसको जो भी इश्यूज आते हैं उसकी हेल्थ से रिगार्डेड, उसको VSD है, उसको जेनेटिक्स के पास जाना चाहिए, उसको जितने भी डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम इन्हें क्या है कुछ ना कुछ वोकेशनली या ऐसा कुछ ज़िंदगी में सिखाते ज़रूर हैं। देखिए हमने अमूमन भी सुना होगा कि अगर इस बच्चे को कोई हुनर आ जाए ना, इसकी ज़िंदगी चल जाएगी, ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में चला जाएगा। तो अगर आप KDSP का सुनते तो हम वहाँ वो हुनर उन्हें दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर कि वोकेशनली वो ये सब चीज़ें लर्न करें, देखें। और उसके बाद हम जो इनको करते हैं कि हम बेसिक जो है इनको जो बेसिक जो चीज़ें जहाँ पर आती हैं इंतहाई बेसिक के अंदर जब इनकी थेरेपीज स्टार्ट होती हैं, बिल्कुल वो राइट टाइम होता है। थेरेपी पे भी बात करेंगे और इसके मज़ीद सबसे इम्पोर्टेंट बताएंगे हम आपको ब्रेक के बाद कि अगर किसी बच्चे को या आपके जानने वालों को कोई डाउन सिंड्रोम है
तो आप इन तक किस तरह पहुँचें और क्या तरीक़ेकार है अपने बच्चे को सेफ हैंड्स में देने का। अब छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जनाब, ब्रेक पे मैं तो बच्चे से पढ़ाई कर रहा हूँ, बच्ची मुझे डांट के पढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब आपने जो नहीं पढ़ा आज वो पढ़ लें, तो किताब उनके हाथ में है। तो जब तक ये बच्ची किताबें पढ़ रही है, हम इनकी अम्मी से पूछते हैं कि जब आपको पता चला डाउन सिंड्रोम बच्ची को है तो ज़ाहिर से तो शुरू में तो बड़ा सैड फेस होता है, लेकिन आप अपने बच्चे को आप किस तरह संभालती हैं और कितने बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रही है? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद बेटा है, बेटे के बाद 12 साल बाद ये हुई है। जब ये पैदा हो गई थी उसके 5 महीने बाद बीमार हुई। जब हॉस्पिटल में लेके गई तो डॉक्टर ने इसके नमूनिया जो था वो बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये डाउन सिंड्रोम है। तो मुझे वो समझ नहीं आई ये क्या होता है। तो बाद में बच्ची जो है मतलब इसका हार्ट का इश्यू भी निकला। वहाँ पे लोग, हमारी माली हालात इतनी नहीं थी कि मतलब मैं इसको कहीं लेके जाऊँ। तो डॉक्टर ने भी मुझे ये बताया कि आप ये बच्ची को मतलब ज़्यादा आप कोशिश कर ले तो हो जाती है, लेकिन आप लोगों की माली हालात इतनी नहीं है कि आप इसको लेके कहीं जाए। इससे बेहतर होगा ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि मतलब बचना और नहीं बचना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि फिजिकल थेरेपी आप इसको कराती हैं? हाँ, मैं करवा तौर पे क्या क्या काम उन्होंने दिए हैं और आप क्या कराती हैं? सब कुछ करवा लेते हो। वो मुझे यहाँ आके पता चला, वहाँ पे तो नहीं था। मैं गिलगित की हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। वहाँ पे इसका हार्ट का मसला ये इसकी वजह से आए थे हम यहाँ पे। सिर्फ इलाज करवा के हम चले जाएंगे, यही वजह से आए थे। इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची, जिस तरह अभी नादिया ने बोला कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह मियाँ देता है अगर कुछ ले लेता है, क्योंकि एडजस्ट करना होता है ना अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं से भी टैलेंट को आप इन्हांस करते हैं। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है प्रोफेशनल्स की कि हम इन बच्चों में से उस टैलेंट को निकालें जो इनके अंदर छुपा हुआ है। अच्छा, किसी बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं। आप डाउन सिंड्रोम के बच्चों को भी फ़िज़िकल एक्टिविटी देते होंगे, तो कितने अरसे के बाद इन बच्चों में नॉर्मल जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं? देखिए, नॉर्मल जैसी फीलिंग्स मींस कि आप माइलस्टोन के अकॉर्डिंग पूछ रहे होंगे कि किस तरह से उनका हेड कंट्रोल आ जाता है, बैठ जाते हैं। एक्चुअली ये डिपेंड वेरी तो करता है कि आप एक बच्चा अगर 4 महीने पे हेड कंट्रोल कर रहा है तो दूसरा बच्चा 3 महीने पे करेगा। लेकिन हम एक्टिविटी बेस्ड ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। एडल्ट तो ये बच्चे हैं नहीं जिसको हम बोलें 10 दफ़ा नेक आप इस तरफ करें एंड यू कैन कंट्रोल योर हेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जितना भी सेशन होता है वो सारा प्लेफुल सेशन होता है। डिफरेंट आपको रैटल, टॉयस, इनकी मदद से आपको थेरेपी करवानी पड़ती है। और उसके साथ अगर माइलस्टोन को लेकर भी चलें तो अब हम अपने आप को टारगेट कर रहे हैं कि टिल 18 मंथ्स ये बिल्कुल टिपिकल बच्चों की तरह होंगे, ऑल माइलस्टोन अचीव करें। और ये हमने KDSP में किया, वी हैव रिकॉर्डेड कि हमने बहुत सारे बच्चों को 12 मंथ्स 14 मंथ्स तक दे आर वॉकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। तो जस्ट लाइक आप भी जानते हैं सब चीज़ों को कि 18 मंथ्स तक वी विल वेट। कि हम कहते हैं डॉक्टर के पास भी मेरा बच्चा चल नहीं, कह रहे बस आप 18 महीने तक वेट करें। अगर 18 महीने तक बच्चा नहीं चलेगा तो मैं आपको कहीं भेजूंगा। तो अब हम माशाल्लाह इस लेवल तक आ गए हैं और इतनी ड्यू टू द अर्ली इंटरवेंशन, ड्यू टू द अवेयरनेस इतनी अच्छी आ गई है कि अब हमारे पास बच्चा 2 महीने 3 महीने पे पहुंच जाता है और विद इन 18 मंथ्स हम उसको खड़ा करना, चलाना, क्रॉल करना, वॉक करना, एवरीथिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह दे कैन अचीव और हो भी रहा है ऐसे। वी हैव अ डाटा और अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग गुड। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं नादिया उन लोगों को, ख़ास तौर पे जिनके ऐसे बच्चे आ जाते हैं, वो एक ग्रीफ से गुजर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि अगर उनके बच्चे DS है, DS एक डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक कंडीशन है जो हमारे टिपिकल बच्चों के साथ अटैच हो गई है। अब इसके साथ किस तरह, क्योंकि लाइफ तो यही है जो हमें अपने रब की तरफ से मिली है, वो यही वर्ल्ड है और इसी के अंदर हमें इन बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बिकॉज दे कैन डू एवरीथिंग। आप इनिशियली इसे थोड़ा सा सपोर्ट करें और उसके बाद आप देखें, आप इनको बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के अंदर ही देखेंगे जिस तरह बाकी टिपिकल बच्चे आपको नज़र आते हैं। ये DS की कंडीशन के साथ जो बच्चे हैं ये भी बिल्कुल आपको वैसे ही एक हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं।
बिल्कुल जनाब। तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि अगर हमारे ख़ानदान में किसी को भी कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम उसको कट ना करें, बल्कि उसको हम अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाएं। क्योंकि 12 साल तो मुझे हो गया क्लिनिकल काम करते हुए, और मैंने देखा है कि अल्लाह ताला का कोई चीज़ छीन लेता है या कोई उसकी ताकत कम हो जाती है तो दूसरी तरफ से कोई ताकत बहाल ज़्यादा हो जाती है। ये हमारी अपनी ड्यूटी है कि हम उसको किस तरीके से इन्हेंस करें, किस तरीके से प्रोफेशनल अप्रोच हो कि उसकी अपाहिजगी का एहसास दिलाए बग़ैर हम उसको अपने माशरे के अंदर किसी अच्छे काम में लेके आएँ। क्योंकि डाउन सिंड्रोम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब अगर कोई बीमारी है भी तो इतनी तस्वर नहीं की जाती कि हम बिल्कुल इसको साइड कर दें। लोग काम कर रहे हैं, दिमाग इनका अच्छा चलता है, सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो को हमें समझनी होती है। तो जनाब आज हमने बात की बच्चों के हवाले से, सबसे पहले प्रोटीन, एग और बच्चों की ताकत के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बात की डाउन सिंड्रोम के लिए, जो कि हमारे बच्चों में अगर कोई बीमारी हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए। परेशान होने के बजाय स्टेप लें और अपने बच्चों को दोबारा से ताकतवर बनाएं। अब जाने का टाइम आ गया है। जाने से पहले हमेशा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो हमें फ़ीडबैक देते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मशवरे दे रहे होते हैं और हम उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो जनाब अब जाने का टाइम है। इंशाअल्लाह ताला अगले संडे 11 बजे दोबारा आपके फेवरेट चैनल पे हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।